दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, गांव अगर शहर में उठकर आ जाए और शहर से अगर बार बार इस देश के विकास का जिक्र होता हो, इस देश के गांव को खत्म कर शहरों में तब्दील करने का जिक्र होता हो, और अगर गांव शहर में आ गया तो उसके बाद सरकार के आंकड़े कहते हैं कि हर दिन तकरीबन 3.5 करोड़ का नुकसान हो रहा है। जी, 67 दिन को जोड़ दीजिएगा तो तकरीबन 20 से 25 हजार करोड़ की स्थिति में आकर टिक जाएगा। क्या वाकई इतना नुकसान हो गया? दूसरा सवाल है, अगर गांव शहर में आकर खड़ा हो रहा है तो इस देश के भीतर में क्या सिर्फ बजट शहरों के लिए होता है? इस देश में पूरा बजट क्या इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर के लिए होता है? आज जिक्र इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कल बजट आ रहा है और हमें लगता है कि आज गाजीपुर के बॉर्डर पर इस तरीके से जो घर बने हुए हैं, जो मकान बने हुए हैं, जो झोपड़ियां बनी हुई हैं, जो तिरपाल सजे हुए हैं, उसके भीतर जब झांकिएगा तो एक उम्मीद और एक आस खुद के आंदोलन को लेकर इसलिए तेज हो चली है क्योंकि इन्हें लगने लगा है कि किसानों के साथ समूचा देश आज नहीं तो कल खड़ा हो ही जाएगा। और यह स्थिति कोई विकट भी नहीं है कि यह किसानों के साथ देश खड़ा ना हो। उसकी 2-3 वजहें हैं। पहली वजह यह है कि क्या लोकतंत्र के पाए चरमराने लगे हैं? क्या लोकतंत्र पर निगरानी रखने वाला मीडिया दरअसल बहक चुका है, वो सत्तानुकूल हो चुका है? इन दोनों सवालों के अक्स तले आज कई बातों को ध्यान दीजिएगा। इस देश के भीतर में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कितनी जमीन किसानों की ली जाती है? इस देश के भीतर में जो सड़क बनती है, जिस सड़क पर हम मौजूद हैं, ये NH-24 है। ये बीते 65 दिनों से डिस्टर्ब है, बंद है, कई बार पूरी तरह बंद है। इस इलाके में इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। यानी गांव को शहर बर्दाश्त कर पाने की स्थिति में नहीं है। लेकिन किसान अगर इस देश की राष्ट्रीय सहमति के साथ दिल्ली के चारों तरफ आकर खड़ा हो जाएगा तब क्या होगा? और लोकतंत्र के 3 पाए का मतलब आप न्यायपालिका समझेंगे, विधायिका समझेंगे, कार्यपालिका समझेंगे, लेकिन इसके साथ आज मीडिया को भी समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि जब जड़ में यह बात निकल कर आ जाए कि दरअसल जिस लोकतंत्र को जिया जा रहा है वो लोकतंत्र सिर्फ सत्ता के लिए काम करता है, तब आप क्या कहेंगे? यह पहला मौका है इस देश के भीतर में, क्योंकि अभी तक यह माना गया 2014 से लेकर 2020 तक मीडिया के लिए जो बजट मौजूदा सरकार यानी मोदी सरकार का रहा, वो बजट एट पार है। एट पार से मतलब यह है कि किसी भी प्रधानमंत्री ने इतना बजट प्रचार पे खर्च नहीं किया। यह इतना बड़ा बजट है कि जो टीआरपी की रेस में जो विज्ञापन दाताओं से जो पैसा मिलता है उससे भी ज्यादा बड़ा बजट है ये, जो सरकार की तरफ से मीडिया को दिया गया। तो मीडिया क्यों सरकार के लिए काम नहीं करेगी? पहली बात। दूसरी बात, मीडिया अगर सरकार के लिए काम करेगी तो फिर जनता का भरोसा मीडिया पर कैसे होगा? शहरों में यह बात बार बार गूंजती रही कि वाकई भरोसा हो नहीं रहा है, लेकिन गांव, खेती और किसानों के बीच में जाते आप तो इससे पहले वो कहते थे अच्छा ये अखबार में छप गया ना, ये सही होगा, ये टेलीविजन पे दिखला दिया गया, ये सही होगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, मीडिया की यह भूमिका रही है। लेकिन पहली बार किसान आंदोलन कर रहा है और उसे ऐसा लग रहा है कि उसके आंदोलन को दिखाने वाले पत्रकारों को भी पुलिस पकड़ कर ले जा रही है। कल रात ही सिंधु बॉर्डर से 2 पत्रकारों को उठाकर ले गई। अगर यह लगने लगा है कि किसी भी पत्रकार की रिपोर्टिंग अगर इस तर्ज पे होती है जहां वो गवर्नेंस पर उंगली उठा दे, पुलिस प्रशासन के कामकाज पर उंगली उठा दे, या फिर सुप्रीम कोर्ट जब कह देता है कि आप आंदोलन कीजिए और वहां पर बिजली पानी काट दी जाती है, तो यह पूरी तरीके से ह्यूमन राइट वायलेशन है, जिसका जिक्र कॉन्स्टिट्यूशन में भी और जिसका जिक्र यूनाइटेड नेशन के चार्टर में भी है। यानी गांव के भीतर अगर यह महसूस होने लगेगा जिस दिन इस देश की न्यायपालिका, इस देश का नौकरशाह, इस देश की पार्लियामेंट, इस देश का मीडिया अगर सिर्फ उस सत्ता के लिए काम करता है जो सत्ता उनके हित के लिए काम नहीं कर रही है, या फिर ऐसा कानून बना दे रही है जिससे आने वाले वक्त में उनके बच्चों के सामने भी 2 जून की रोटी मुहैया करानी मुश्किल हो जाएगी। तो आइए जरा आज हम इतिहास नहीं बल्कि इस सरकार की परतों को आपके सामने खोलना चाहते हैं, जिसके जरिए आप समझ पाएंगे कि विकास की परिभाषा में किसान फिट क्यों नहीं बैठता है। बजट कल पेश किया जाएगा, उसमें भी किसान फिट क्यों नहीं बैठेगा।
इस देश के भीतर में जो जीडीपी है, उस जीडीपी में योगदान जो एग्रीकल्चर का होता है उसमें सरकार का कोई योगदान नहीं है। वो खेतीहर मजदूर का योगदान है, किसानों का योगदान है, जिसकी जमीन है उसका योगदान है। क्योंकि भारत दुनिया के उन देशों में आकर खड़ा हो चला है जहां पर सबसे ज्यादा उत्पादन फसल का हो रहा है, मैक्सिमम एक्सपोर्ट भारत कर रहा है। और इस महामारी के दौर में भी एग्रीकल्चर यानी कृषि की विकास दर 3.4% रही। अब आप अनूठा सच देखिए, एग्रीकल्चर की विकास दर 3.4 महामारी के दौर में भी थी और महामारी अब खत्म हो रही है तो सरकार का इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि आने वाले वक्त में भी कृषि की विकास दर 3.4% रहेगी। यानी कोई सहयोग सरकार के पैकेज, कोई सहयोग सरकार का बजट और सरकार जो कानूनों को बनाती है उसका असर कृषि विकास दर पे नहीं पड़ता है। उसका असर इस देश में इंडस्ट्री पर पड़ता है, उसका असर इस देश में सर्विस सेक्टर पर पड़ता है। जो महामारी का दौर था वो एग्रीकल्चर को अगर छोड़ दीजिए यानी खेती को छोड़ दीजिए तो हर सेक्टर नेगेटिव में था। नेगेटिव का मतलब होता है कि आप नीचे चले गए। नीचे जाने का मतलब होता है इस देश में बेरोजगारी बड़ी हो गई। नीचे जाने का मतलब होता है उत्पादन नहीं हो पा रहा है। नीचे जाने का मतलब होता है एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। नीचे जाने का मतलब होता है जो कर्मचारी जहां काम कर पा रहे हैं उनके लिए पैसा मुहैया कैसे होगा, यह भी स्थिति नाजुक हो गई। लेकिन एग्रीकल्चर एकमात्र क्षेत्र रहा जिसकी विकास दर पॉजिटिव में रही और सरकार के बजट और इकोनॉमिक सर्वे के बाद भी वह उसी दिशा में रहेगी। तो सरकार का योगदान क्या हुआ? सरकार का योगदान एग्रीकल्चर को लेकर शून्य रहा। क्योंकि सरकार के आंकड़ों को आज जरा देखना शुरू कीजिए। ये आंकड़े इसलिए बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि किसानों की जमीन पर ही समूचा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा होता है। सरकार ने एक नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन क्रिएट किया 2019 में। यह कहकर किया कि हमारे पास इतना पैसा है, 2020 से लेकर 2025 तक हम इतना पैसा देंगे। एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हम सिर्फ एक इरिगेशन यानी सिंचाई का आपको डाटा बतलाते हैं। खुद सरकार ने कहा, मोदी सरकार ने कहा, देश के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि इरिगेशन पर हर साल 1,49,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा और इस देश के भीतर में किसानों को कोई सिंचाई में दुविधा ना हो, 2025 तक टारगेट पूरा कर लिया जाएगा। सुनने में कितना अच्छा लगता है, लेकिन 2019 के बाद 2020 का फाइनेंशियल ईयर आया। सरकार को खर्च करने थे लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया, सरकार ने खर्च किया 1,10,000 करोड़ रुपया, 40,000 कम हो गया। दूसरा बरस शुरू हुआ, सरकार ने खर्च किया 1,02,000 करोड़ रुपए, लगभग 48,000 करोड़ रुपया खर्च कम हो गया। यह स्थिति धीरे धीरे होती क्या है, इस सिंचाई को लेकर भी जब आप इसका एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा सिंचाई का पैसा वह शिफ्ट हो जाता है जो सब्सिडी दी जाती है बीज को लेकर, फर्टिलाइजर को लेकर, बिजली को लेकर, उसको भी सिंचाई के बजट से जोड़ दिया जाता है। यानी किसानों को जो बिजली दी जाती है सब्सिडाइज रेट पर, वह बजट में इरिगेशन के साथ जुड़ा होता है। पहली बात यह है। दूसरी बात, किसानों को बिजली क्यों चाहिए? किसानों को बिजली इसलिए चाहिए क्योंकि जमीन के नीचे पानी नहीं है। कैसे सिंचाई करेंगे? वहां पर बोरवेल चाहिए, वहां पर उसको अंदर पे ले जाना है, उसके लिए डीजल का कीमत महंगी हो गई, बिजली आप नहीं दे रहे हैं। दुनिया के किसी भी देश में भूजल जब नीचे चला जाता है तो स्टेट का पूरा बजट उसके लिए अतिरिक्त तौर पर क्रिएट किया जाता है जिससे किसान खेती करते रहे। यह एक दूसरा सच है। तीसरा सच, इस दौर में जितने भी प्रोजेक्ट सरकार लेकर आई, वह प्रोजेक्ट जिसके जरिए किसानों से खेती ली गई, किसान कुछ बहुत खुश हो जाते हैं कि उनको मुआवजा मिल गया, कुछ किसान बहुत खुश हो जाते हैं कि बाजार भाव से जमीन सरकार ले रही है। हम आपको एक और आंकड़ा, सरकारी आंकड़ा ही बतलाते हैं जिससे आप समझ पाएंगे इस देश के भीतर में कितने प्रोजेक्ट रुके पड़े हैं। किसानों को मुआवजा दे दिया गया, लेकिन धीरे धीरे स्थिति ऐसी होती चली गई कि किसान के पास पैसा है तो वो क्या करे? कुछ दिनों के बाद पैसा खत्म हो जाएगा। जमीन रहती तो फसल उपजाता तो एक कीमत मिलते रहती, और एमएसपी का जिक्र जब होता है तो होता है कम से कम न्यूनतम मूल्य तो मिल ही जाता। लेकिन जब 4 गुना ज्यादा मुआवजा का जिक्र इस देश के भीतर में भूमि अधिग्रहण से शुरू हुआ, इस देश के भीतर में लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन किसानों से जो ली गई वह आज भी किसी न किसी प्रोजेक्ट में अटकी पड़ी है। कुछ उदाहरण हम आपको जैसे देते हैं। उदाहरण देने से पहले एक चीज और बताते हैं।
जहां पर हम हैं वहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं, तकरीबन 50-60 किलोमीटर की दूरी पर जेवर का इलाका है, जहां पे हवाई अड्डा बन रहा है।